नमस्कार दोस्तों, कक्षा 12 इतिहास आरबीएसई बोर्ड की पाठ्य पुस्तक हम पढ़ रहे हैं और पिछली क्लास में जो है हमने पढ़ा था पुरातात्विक स्रोत। सिर्फ 2 मिनट में हम इसको रिवीजन करेंगे कि ये सर्वाधिक विश्वसनीय है। और पुरातात्विक स्रोत का मतलब जैसे कोई लेख हो गया, अभिलेख भी कई प्रकार के हो गए, जैसे मूर्ति पे लिखा हुआ मूर्ति लेख, सिक्कों पर लिखा हुआ हो गया, गुहा लेख हो गया, ठीक है, स्तंभ लेख हो गया, स्तंभ पर लिखा हुआ। तो जैसे कलिंग के राजा खारवेल है जो कि जैन धर्म के अनुयायी थे, उनका एक लेख है हाथी गुम्फा जो कि उड़ीसा में है। उससे हमें उनके बारे में जानकारी मिलती है। गुम्फा का मतलब गुफा। तो इसी तरह से उत्खनन से यानी खुदाई से जो चीज़ें प्राप्त हुई, जैसे मृद भांड, मिट्टी के बर्तन से भी पता लगता है कि ये किस काल का है, किस जमाने का है। ठीक है। औजारों से पता लगता है औजार पत्थर के हैं, लोहे के हैं या तांबे के हैं। तांबे के हैं इसका मतलब ताम्र सभ्यता है, लोहा है यानी बाद का है, और मिट्टी के मतलब बहुत पुराना है। मिट्टी में भी लाल मिट्टी का है या काली मिट्टी का है या चिकनी मिट्टी है। तो इस आधार पर 4 प्रकार की मृद भांड की संस्कृतियाँ रही है, जैसे गेरुआ रंग, काला और लाल रंग, सलेटी रंग और उत्तरी काली चमकीली यानी बाद की जो है काली चमकीली। काली मिट्टी मगर चमकीली यानी उनको चमक पॉलिश करना भी आ गया, चमक वाला। तो इस तरह से ये 4 संस्कृतियाँ रही है। अभिलेख की हमने बात की थी, तो जैसे अशोक के अभिलेख हो गए। अशोक ने अभिलेख किस पर लिखा है? ज़्यादातर स्तंभ के ऊपर, बड़े बड़े जो खंभे बनाए, पिलर बनाए, उनके ऊपर उसने राजा ज्ञान लिखाए। शिला के ऊपर लेख लिखा है, शिला है चट्टान, उस पर लेख लिखा है, तो शिला लेख, स्तंभ लेख, गुहा लेख। ठीक है। खारवेल वाला है, नासिक का गौतमी पुत्र का, प्रयाग वाला है समुद्रगुप्त का, और अशोक की लिपि खरोष्टी ब्राह्मी। ये जो हमने हाईलाइट कर रखा है वो रिवीजन करेंगे। आप अगर देखिए नोट्स भी बनाना चाहो मित्रों, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो हाईलाइट कर रखा है मैंने, आप उसी को बनाएं। और इसकी पीडीएफ भी आपको मैंने टेलीग्राम पे सेंड कर दी है। आप चाहें तो इस वीडियो के नीचे से मेरा टेलीग्राम लिंक जो है वो आप ले लें और वहाँ से पीडीएफ जो है देख सकते हैं। जूनागढ़ का रुद्रदामन, चंद्रगुप्त का महरौली, ठीक है, स्कंदगुप्त का भीतरी लेख। तो ये आपको याद करने हैं, तो हिस्ट्री में काम आते हैं, किसका कौन सा लेख पूछे जाते हैं। तो ये सीधा उसको याद रखेंगे कि जूनागढ़ का, जैसे याद रखते हैं ना कि फलाने का मोबाइल, ये उसकी गाड़ी, ये उसका चीज़, तो वैसे आप सीधा याद रखो कि रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख, प्रभावती गुप्ता का मूर्ति लेख, सिक्के सिक्कों से भी पता चलता है। जैसे समुद्रगुप्त है, उसको वीणा बजाते हुए दिखा गया है, उसको अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध पराक्रम लिखा हुआ है, घोड़ा बना हुआ है, इससे पता चलता है कि उसने यज्ञ किया। ठीक है। ये नहपान है शक राजा, उसका सिक्का। कार्तिकेय प्रकार के सिक्के किसके? कुमारगुप्त के। ये चीज़ ध्यान रखना। आहत सिक्के या पंचमारक सिक्के, ये भारत के सबसे पुराने सिक्के हैं जो कि मौर्य काल से शुरू होते हैं, थोड़ा सा उससे पहले से भी। तो मुख्यतः मौर्य काल में आहत सिक्के चलते थे। गुप्त काल में सोने और चांदी के सिक्के बड़ी मात्रा में चले। समुद्रगुप्त के अश्वमेध वाले सिक्के, जोगलथम्बी और बयाना में सिक्कों का ढेर मिला है, मोहरें मिली है, सिक्कों से मिली हुई जानकारियाँ, स्मारक और भवन यानी स्तूप, चैत्य, विहार। मैंने बताया था आपको कि मठ क्या होता है, स्तूप क्या होता है, विहार क्या होता है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, देवगढ़, भीतरी गांव का मंदिर, ये सब मूर्तियाँ, चित्रकला। भीमबेटका याद रखना, भीमबेटका एमपी में है, मध्य प्रदेश में, और वहाँ पर बड़ी मात्रा में शैल चित्र मिले हैं, यानी चट्टानों पर बने हुए चित्र। आदिकाल में जो आदि मानव था, जो गुफाओं में रहता था, उसने बनाए हैं। वैभवशाली भारत की उपलब्धियाँ, तो भारत जो है प्राचीन काल में सोने की चिड़िया कहलाता था। धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, सोना भी खूब मात्रा में था। क्यों? क्योंकि यहाँ से वस्त्र, सूती वस्त्र आदि वस्त्र विदेशों में भेजे जाते, यूनान, रोम, और वहाँ से स्वर्ण मुद्राएं, सोने, उस समय कागज़ के नोट तो थे नहीं, सोना चांदी था, सोना की मुद्राएं यहाँ आती, बदले में वस्त्र जाता। तो इस तरह से भारत के पास में खूब सोना हो गया। अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त में भी कहा गया है कि वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरी जो पृथ्वी है वो हमारे लिए परिवार के समान है। तो इस प्रकार की धारणा भारत की आज की नहीं, हमारी ये परंपराएं हैं। आज से 4000-5000 साल पहले भी ये धारणाएं थी, और आज भी हम उनको मानते हैं, आज भी इन सिद्धांतों पे काम करते हैं। भारत की नीति विश्व शांति की रही है। परमाणु सिद्धांत भी आप देखते हैं, चलाकर हमला नहीं करना, रक्षार्थ।
तो ये भारत का सिद्धांत रहा है, आज भी हम उस परंपरा को निभाते हैं। भारतीय संस्कृति का विश्व में संचार। भारतीय संस्कृति प्राचीन काल में भारत में फली फूली, उसके अलावा व्यापार के माध्यम से धर्म जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इनका प्रचार प्रसार हिंदू धर्म करने के लिए, व्यापार के लिए जो लोग वहाँ गए अड़ोस पड़ोस में, 3-4 साइड अगर हम बात करें, चाहे जैसे मान लो चाइना साइड, अगर ये भारत के हम मैप की बात करें, अगर थोड़ा सा जो है मान लो, तो अब चाइना साइड कोई गए हो, ठीक है, ये जैसे इधर कोरिया, जापान, म्यांमार यानी बर्मा, ठीक है, इधर थाईलैंड, इंडोनेशिया, श्रीलंका, इधर की हम बात करें अफ़गानिस्तान, ईरान, तो इस तरह से चारों ओर भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार था। आज भी वहाँ रामायण की कथाएं, मंदिर, उसके अलावा जैसे परंपराएं, राजाओं के नाम, भारतीय परंपरा, हिंदू समाज उनसे मिलते जुलते हैं। तो भारत ने क्या किया कि केवल व्यापार ही नहीं, संस्कृति का भी विनिमय किया। विनिमय यानी लेन देन, एक्सचेंज, और ये सब चीज़ें जो है मैंने खास चीज़ें यहाँ बता दी है आपको। बहुत सारे विद्वान, चाहे कर्नल अल्काट हो, चाहे फ्रांसीसी दार्शनिक वाल्टेयर हो, वाल्टेयर ने तो यहाँ तक कहा कि उसको ऋग्वेद की एक प्रति भेंट की गई। तो उसने क्या कहा कि यह देन इतनी अमूल्य है ऋग्वेद कि पाश्चात्य राष्ट्र यानी जो अंग्रेज़ लोग हैं, पश्चिम के जो राष्ट्र है, सदैव पूर्व के प्रति ऋणी रहेंगे, यानी कर्जदार रहेंगे, क्योंकि विश्व की सबसे पुरानी लिखित पुस्तक क्या है, यही है, ऋग्वेद ही है, ठीक है ना। तो ये चीज़ मैक्स मुल्लर ने क्या किया था, वेदों का अध्ययन किया था। तो उसने लिखा कि यदि कोई मुझसे पूछे मानवीय अंतःकरण और बुद्धि की परिपूर्णता और शक्ति किस देश में सबसे अधिक चरम सीमा पर है, तो उसने क्या कहा कि वो है भारत, ठीक है। तो मैं उत्तर दूंगा हिंदुस्तान। तो मैक्स मुल्लर हो, चाहे वाल्टेयर हो, चाहे कई विदेशी जो विद्वान हैं, उन सब ने भारतीय संस्कृति की जो महानता है उसको माना। हालांकि मध्यकाल तक आते आते समाज में जटिलताएं आ गई थी, उन जटिलताओं का हमें रिजल्ट भी मिला गुलामी के रूप में, जो एकता नहीं रही। मगर हम प्राचीन भारत की बात करें तो बहुत जो है गौरवशाली रहा है। अग्नि पुराण में भारत को जम्बूद्वीप कहा गया है। जम्बूद्वीप इसलिए नाम है दोस्तों कि यहाँ जामुन के जो पेड़ ज़्यादा होने की वजह से भारत को जम्बूद्वीप भी कहा जाता है। इसके अलावा आप ये रीडिंग लगाओ तो लगा लेना, बाकी मैंने मेन चीज़ें हैं जैसे वो हाईलाइट कर रखी है। अफ़गानिस्तान है, दक्षिणी पूर्वी एशिया है, ब्रह्मदेश, श्याम यानी कि यही जो बर्मा है, थाईलैंड है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, बोर्नियो, फिलीपींस, जापान, कोरिया, चीन, तिब्बत, सब देशों में जो भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार हुआ, ठीक है। अब हम ये इधर है तिब्बत, मंगोलिया, सिक्यांग, उत्तरी चीन, मंचूरिया, साइबेरिया, यहाँ तक गए। गांधार, पर्शिया, ईरान, इराक, तुर्किस्तान, अरब, टर्की, दक्षिणी रूस, यहाँ तक जो भारतीय संस्कृति है उसका ध्वज फहराया गया। और हम बात करें तो जैसे भारतीय संस्कृति में सभ्यता का प्रचार प्रसार व्यापार की दृष्टि से और दृष्टि से कौंडिन्य नाम के वीर ने फूनान संस्कृति का निर्माण किया। कंबोडिया पहुंचा। चंपा और अनाब के बलाढ्य हिंदू राज्य उदित हुए, यानी बलशाली बड़े बड़े राज्य। सुमात्रा में श्री विजय, सुमात्रा ये इंडोनेशिया में द्वीप है सुमात्रा। तो ये कई बार पूछ लिया जाता है कि श्री विजय साम्राज्य कहाँ था, तो सुमात्रा में वैभवपूर्ण हुआ। अश्ववर्मन नामक साहसी वीर बोर्नियो पहुंचा, तो जहां हमारे यहाँ के साहसी वीर अमेरिकी तट तक पहुंच गए। जावा में आज भी शक काल गणना का प्रचलन है। शक संवत आपको पता होगा, भारत का राष्ट्रीय संवत है शक संवत, और इसकी स्थापना हुई थी 78 ईस्वी में, यानी कि ईस्वी से 78 साल जो है ये पीछे है। तो आपको अगर शक संवत निकालना हो तो जैसे 2020 में से अगर आप 78 घटाएंगे तो शक संवत आ जाएगा। भारत का राष्ट्रीय संवत है, जावा में आज भी चल रहा है, ठीक है। वहाँ पर हिंदू शिव, विष्णु, बौद्ध आदि मंदिर है। बोरोबुदुर और अंकोरवाट का भव्य मंदिर आपको पता ही है। बोरोबुदुर का स्तूप जो है कहाँ में है, जावा में है, ठीक है। अंकोरवाट का मंदिर कहाँ पर है, अंकोरवाट का मंदिर कंबोडिया में है। काफ़ी बड़ा प्रांगण है इसका,
विष्णु भगवान का मंदिर है। ये प्रश्न शायद मेरे ख्याल से अभी पूछा गया था फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम में, तो ये प्रश्न तो कई बार पूछ लिया गया है। अंगकोर वाट, तो देखो अंग ऊपर बिंदी है ना, तो कंबोडिया, इसे ध्यान रखें। इधर ए पहला अक्षर, इधर का ककड़ा का पहला अक्षर कंबोडिया। वहाँ ऑप्शन देंगे अंगकोर वाट, तो वो ऐसा नहीं देंगे भारत, पाकिस्तान, कंबोडिया, अमेरिका। ऑप्शन में भी वही देंगे जावा, सुमात्रा, कंबोडिया, बोर्नियो या बाली या फुनान, तो आसपास के, इसलिए वह विद्यार्थी कन्फ्यूज़ हो जाता है। इसका निर्माण किया था सूर्यवर्मा नाम के राजा थे, उन्होंने किया था, सूर्यवर्मा सेकंड। तो जावा जो है, और अब है इन देशों का रहन सहन, परंपरा, पूजा पद्धति, नीति, कल्पना, आचार जो है वो झलकती है। एक शुरुआत की वीडियो में मैंने बताया था, उसमें किताब में दे रखा है कि मेघातिथि की मिताक्षरा, तो एक जागरूक विद्यार्थी ने कमेंट किया कि मिताक्षरा मेघातिथि की नहीं है, मिताक्षरा जो है वो विज्ञानेश्वर की है। विज्ञानेश्वर ने याज्ञवल्क्य की स्मृति, याज्ञवल्क्य की स्मृति पर जो टीका लिखी, तो वो है याज्ञवल्क्य के जो स्मृति है उस पर टीका लिखी है मिताक्षरा जो है, तो वो उसकी है। ठीक है, तो मेघातिथि की नहीं है, तो बिल्कुल आपकी बात सही है। मगर बुक में दिया हुआ था तो फलों के अंदर जैसा जैसा आया वो मैंने पढ़ दिया, उस पर गौर नहीं फरमाया था। बुक में भी कई बार गलतियां हो जाती है एक आधी, तो विज्ञानेश्वर की है, ध्यान रखना ना, विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा। अब प्राचीन भारत में नाविक शक्ति, यानी कई बार अंग्रेज सवाल उठाते हैं कि भारतीयों को जानकारी नहीं थी नौसेना की, यानी नावों की, जो जहाज है पानी के। तो ये तो बिल्कुल सीधा सा दिख रहा है कि अगर हम शब्द उत्पत्ति की बात करें तो जो नाविक शब्द है यानी नवगति है संस्कृत का। नव यानी नाव, नाव है नव, ठीक है, उसकी गति। अंग्रेजी में है नेविगेशन और उर्दू में है नाव। तो ये सारे नाम संस्कृत से ही निकले हुए हैं। अगली बात कि प्राचीन काल में जैसे सिंधु सभ्यता में भी जो बर्तन मिले हैं, मुहरें मिली हैं, उन पर नाव का जो है, नाव बन बना देना, आपने भी कई बार इसे कागज़ वागज़ की बनाई होगी, तो चित्र मिला है, इसका मतलब उनको पता था। उसके अलावा भारत व्यापार करते थे तो नाव से करते थे, हवाई जहाज़ तो थे नहीं। फाहयान आया था, तो फाहयान जब गया तो दक्षिणी भारत से चीन को गया था, हिंद महासागर से होते हुए, जावा से होते हुए चीन गया था। तो आज से 1500 साल पहले, 1600 साल पहले समुद्र से वो चीन चला गया। आप सोचो श्रीलंका से चीन कहाँ पड़ता है, कितनी दूर है। ठीक है, उस समय नया तो कोई वो जीपीएस ऑन करते थे, वो नए कोई मोबाइल घर पे कहते थे हाँ शाम तक पहुँच जाऊँगा, 4 महीने लग गए, 1 साल लग गई। ठीक है, तो फिर भी देखो लोग जो है किस तरह से साहसिक यात्राएं करते थे। लोथल बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। तो बंदरगाह किस लिए होता है? जहाज़ों के व्यापार के लिए, जहाज़ों से व्यापार के लिए। तो इसकी लंबाई चौड़ाई वगैरह याद नहीं रखनी है आपको, मगर आपको ये ध्यान में रखना है। धार के राजा भोज है, मध्य प्रदेश में धार है, वहाँ के राजा भोज। यानी देखो एक कहावत है ना, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। तो ये भोज, एक भोज परमार, ये भोज परमार है, और एक वे है मिहिर भोज, आपको पता होगा मिहिर भोज। ये प्रतिहार राजा थे, इनका 836 से 886 है शासनकाल। ये तो गुर्जर प्रतिहार राजा थे, और ये है ये 1000 शताब्दी के लगभग राजा भोज। इन्होंने पुस्तक लिखी है युक्ति कल्प तरु, इसमें नौका का निर्माण, इनके प्रकार, इसका उल्लेख किया है। मेगस्थनीज आया था चंद्रगुप्त मौर्य ईस्वी से पूर्व, उस समय भी उसने 9 दलों का नौका संगठन का उल्लेख किया है। चंद्रगुप्त मौर्य के पास में नौसेना के लिए एक अध्यक्ष था जिसका नाम था नौकाध्यक्ष, ठीक है, और महासार्थ वगैरह नियामक। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भारत के पास में नाविक शक्ति थी पहले से ही। ठीक है, अब आता है भारत में प्रागैतिहासिक और पाषाण संस्कृति। इसके बारे में भी संक्षिप्त में अध्ययन करवाया गया है कि भारत में सबसे पहले, भारत हो चाहे कहीं भी हो, मनुष्य ने सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले वह आदिवासी था, जंगलों में घूमता था, पत्थर के हथियार होते थे, पत्थर के औजार, पत्थर की मारी सीधी, सिर फोड़ा और पशु को खाया। तो शिकार करना या कोई फल फल खाना, ये तो काम था। फिर वो धीरे धीरे समूह में रहने लगा कि 4-5 रहेंगे तो जंगली जानवर हमला नहीं करेंगे। गुफा में रहने लगा, सर्दी नहीं लगेगी, बर्फ़ नहीं गिरेगी,
फिर वो आग का आविष्कार कर लिया, आग के पास जानवर नहीं आएंगे, फिर आग से मांस पकाकर भी खाने लग गया। फिर उसने झोंपड़ी वोपड़ी में रहने लग गया। फिर उसने धीरे धीरे पता लग गया कि जो बीज फेंक रहे हैं खा के वो उग रहे हैं, पौधों का पता लगा, तो उससे कृषि करने लगा। कृषि के लिए उसको एक जगह रहना पड़ा। फिर उसको ये भी हो गया कि अपन भटकते हैं खाने के लिए, रोज़ रोज़ सुबह भटके शाम का पता नहीं। कृषि का काम अच्छा, 1 साल तक स्टोर कर सकते हैं, 2 साल तक स्टोर कर सकते हैं। तो धीरे धीरे उसने घर बनाना शुरू किया और किया। तो पहले जब वो मनुष्य केवल जंगलों में रहता था, आदिवासी टाइप का था, तो वो पाषाण युग, पाषाण का मतलब पत्थर, भाटा, ठीक है। तो पत्थर के ही उसके औजार थे, पत्थर के साथ ही उसका जीवन था, चाहे गुफा में रहा हो चाहे कहीं भी रहा हो। अब कई स्थान क्या है, कई ऐसे स्थान मिले हैं जहाँ खुदाई हुई या बिना खुदाई के ही बड़ी संख्या में पत्थर मिले हैं। और एक साधारण पत्थर होता है प्राकृतिक, और एक पत्थर है मनुष्य का काम में लिया हुआ, उसको नुकीला किया हुआ है, घिसा हुआ है, पकड़ने के लिए थोड़ा पीछे हत्था सा बना रखा है, पत्थर का गंडा सा, पत्थर की कुल्हाड़ी, पत्थर की ब्लेड, नुकीला कोई ऐसे गेंती वगैरह। तो इससे पता चलता है कि यहाँ मनुष्य रहा और पाषाण युग में रहा। तो इतिहास में जब मनुष्य पाषाण काल में था उसको कहते हैं प्राक इतिहास। फिर जब मनुष्य पढ़ा लिखा हो गया परंतु उसकी पढ़ाई लिखाई हमारे समझ में नहीं आई, यानी सिंधु सभ्यता वाली लिपि समझ नहीं पाए, तो उसको कहते हैं आद्य इतिहास। और पढ़े लिखे मानव का जो इतिहास है उसे कहते हैं इतिहास, हिस्ट्री। तो उपकरण क्या है, पत्थर के थे, तो वो सारा का सारा क्या कहलाता है, पाषाण युगीन मानव। वो लाखों सालों से लेके 10,000 वर्ष पूर्व तक ये चला। शिवालिक की जो पहाड़ियाँ हैं हिमालय की, दोस्तों जियोग्राफी आपको पढ़नी है तो मेरी प्ले लिस्ट में आप देखना, उसमें मैंने काफ़ी अच्छे से रीड के वीडियो लगा रखे हैं, वो सभी के काम के आपके, उनको देख लेना। 20 लाख वर्ष पुराने पाषाण उपकरण मिले हैं। 20 लाख वर्ष, पत्थर का क्या बिगड़ेगा, तो ये तो है नहीं उसका रंग उड़ जाएगा। तो पाषाण काल को भी क्या है, 3 भागों में बांटा जाता है। एक पूरा पाषाण, मतलब पाषाण में भी बहुत पुराना, एक बीच का मध्य पाषाण और एक नया पाषाण, नव पाषाण। क्या फ़र्क है, मोटा फ़र्क ये है कि पूरा पाषाण काल के जो पत्थर है वो पहाड़ी या प्राकृतिक पत्थर से हैं। मध्य पाषाण में धीरे धीरे औजारों का स्थिति सुधरी, औजार थोड़े सुडौल हो गए। नव पाषाण काल में मनुष्य की बुद्धि विकसित हुई, हालांकि अभी भी उसने तांबा या लोहा काम में नहीं लिया, पत्थर ही काम में ले रहा है वो और शिकार कर रहा है, मगर फिर भी उसके जो औजार है उसमें उसके थोड़ा बुद्धि का पता लगने लगा। औजारों को घिसना, उनके धार करना, तिखा करना, पीछे पकड़ने के लिए हत्था रखना, ये सब चीज़ें, तो वो कहलाता है नवपाषाण। ये आप चित्र देख सकते हैं, ये पूरा पाषाण के इसमें देखो सीधे भाटे ही है, तिखा कर रखा है इसको आगे से, अभी से चाहे वो इलायची कूटनी हो चाहे कुछ भी कूटना हो। ये नवपाषाण के देखो ऐसे लग रहा है जैसे कोई तलवारें लोहे के हैं, ये पत्थर के, मगर जो ब्लेड है उसकी इस टाइप के वो उसने तैयार कर लिए। अब एक चीज़ और है यहाँ, जो पूरा पाषाण है बहुत पुराना वाला, उसमें भी 3 भाग किए हैं। क्योंकि वो लाखों सालों से चला आया मनुष्य, उसमें विकास नहीं हुआ। फिर अचानक एक दौर आया कि मनुष्य प्राग बुद्धिमान होमोसेपियंस बन गया। तो उस पूरा पाषाण को भी निम्न, मध्य और उच्च 3 भागों में और बांटा है। इसको 3 भागों में और बांटा है, पर आपको इतना ज़्यादा डीपली जो है चिंता करने की बात नहीं है। तो 12,000 वर्ष पूर्व जो है लगभग ऐसा लगने लगा कि मनुष्य जो है वो आखेटक यानी केवल शिकार करने वाला न होकर खाद्य संग्राहक यानी कि खाने पीने की चीज़ों को इकट्ठा करना भी जान गया। अब मांस इकट्ठा कर लिया मरा हुए पशु को, वो तो सड़ जाएगा 2 दिन में, तो इकट्ठा संग्रह का मतलब या तो उसने मांस को पका के सेक के रख लिया, या उसने कोई कृषि के जो उत्पाद है उनको रख लिए कि भाई ये अपने बाजरा है काम आएगा स्टॉक में, तो इस तरह से। और पशुपालन की ओर अग्रसर हुआ, उसको पता लगा कि पशु को मार के खाते हैं तो 1-2 दिन होता है, पालेंगे तो दूध ही हमेशा देगा 10 साल 20 साल, तो पशुपालन वो करने लगा। ठीक है, झोंपड़ी में घास फूस की, जैसे आज भी देखो, आज भी हम कितने मॉडर्न बन गए, फिर भी झोंपड़े का आनंद झोंपड़े में ही है, जो प्राकृतिक ठंडा। और आज भी किसान लोग झोंपड़े से जुड़े हुए हैं। शौकिया लोग या बड़ी बड़ी VIP होटलों को भी झोंपड़े का आकार देते हैं ताकि उनको एक राजस्थानी कल्चर, तो झोंपड़े में भी जैसे घास फूस है उन्हीं से तो बनता है, न उसमें कोई सीमेंट चाहिए न कोई हाँ थोड़ी माइंड चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, मगर नई टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए। तो वो उससे वह रहने लगा। मिट्टी के पात्र, मिट्टी का कोई थाली वाली टाइप के वो बनाने लगा,
भोजन को पकाने लगा। तो ये सब लक्षण कब आए? ये आए नवपाषाण काल में, यानी जो तीसरा जो लास्ट वाला काल है ना, तो वो नव यानी नया, पत्थर का काल, उसमें मानव पशुपालन और कृषि कार्य करने लगा। और उसके जो कुल्हाड़ी है, बसूला है, हथौड़ा है, ओंखली है, शिला लोडा है, मिर्च विर्च बढ़ते हैं ना, ये उसके प्रमुख औजार थे। मिले हैं वो, उनका कुछ बिगड़ा नहीं है। वो मनुष्य तो चला गया, अवशेष छोड़ गया, उससे इतिहास लिखा। अब हम बात करते हैं सेल कला की। इसके बारे में मैंने बताया था, सेल यानी रॉक आर्ट, रॉक यानी चट्टान। इसमें क्या है, मनुष्य जब गुफाओं में रहा तो वो रहते रहते निकम्मा रहा ना, तो कुछ ना कुछ उसने किया। आप भी देख लो, आदत होती है, अपन बैठे हैं तो मान लो फ्री बैठे हैं तो हम या तो ऐसे कोई धागा वागा ऐसे हाथ से करते रहेंगे या कुछ करते रहेंगे, तो मनुष्य फ्री नहीं रहता, खाली दिमाग। तो उसने क्या किया, चित्र वित्र बनाए। ये आप देखिए, जैसे ये पहाड़ी के अंदर कोई बेल का सा चित्र लग रहा है ना, ये आपको दिख रहा होगा आराम से। इसके अलावा जैसे हम बात करें आगे, ये आप इधर देख सकते हो, जैसे ये शिकार कर रहा है मनुष्य है, ये कोई घोड़ा टाइप का है, ठीक है। ये मनुष्य देखो जा रहे हैं, कोई तीर वीर से बना रखे हैं। बस ऐसे सीधे चित्र बनाए, जैसे नॉर्मली टांगें कर दी, हाथ कर दिया और ये बना दिया। पर फिर भी कला तो है ना, ये शुरुआती लक्षण है ना कला का। तो इसका मतलब मनुष्य आज से 10,000 20,000 साल पहले भी कलाकार था, इससे ये सिद्ध होता है। और आज भी वो है। शैलाश्रय की छत, दीवार, शैलाश्रय का मतलब जो सेल का आश्रय यानी जो गुफा या चट्टान में जहाँ मनुष्य छुपा रुका, उसकी दीवार पे कहीं पे बना दिया। आज भी बच्चे हम देखते हैं स्कूल में, बच्चियाँ मेहंदी दीवार पे कोड देती है, विद्यार्थी कोचिंग में टेबल पे मोबाइल नंबर लिख देते हैं, कुछ ना कुछ कलाकारी कर देते हैं। तो आदत है मनुष्य की, प्राचीन काल से चली आ रही है, ठीक है। शेखावाटी क्षेत्र में से खूब मिले हैं, भीमबेटका में मिले हैं, चंबल नदी घाटी में शैल चित्र मिले हैं, बारा, अलनिया, दर्रा, रावत भाटा, कपिल धारा जलप्रपात, बूंदी। तो इन सब चित्रों में मुख्यतः कहाँ, भीमबेटका। ये जो आप देख रहे हैं, ये अलनिया, महाकाय सांड, अलनिया और कोटा, यानी अलनिया कोटा की है। ये जो चित्र आप देख रहे हैं भीमबेटका का है। इसका प्रश्न तो दोस्तों सैकड़ों बार पूछा गया है, और मैंने आपको बताया कि कक्षा 12 का इतिहास है ये आपके लिए रीट, पुलिस, पटवारी, ठीक है, और यहाँ तक कि RS और फर्स्ट ग्रेड के लिए भी फ़ायदेमंद होगा। और PTT, BSTC, रीट वगैरह, इनमें तो ये पर्याप्त ही है हिस्ट्री के हिसाब से। हाँ, रीट पुलिस और पटवारी के लिए, रीट में आपको टॉपिक के अनुसार कुछ कहीं और डीपली भी जाना पड़ेगा, और आगे भी इसमें टॉपिक और आएंगे दोस्तों। तो यहाँ पे ये बात हुई, भीमबेटका वाली बात हो गई आपके। अब देखो आगे क्या आ गया, तो उच्च पूरा पाषाण का मानते हैं जो शैल चित्र वगैरह है ना वो, ठीक है। तो यहाँ इतना ही इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करेंगे सिंधु सरस्वती सभ्यता। ये काफ़ी इसमें डीपली दे रखा है सिंधु घाटी के बारे में। तो सिंधु घाटी के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरा वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों, तो आपका काम है लाइक करना, आपका काम है शेयर करना। कक्षा 12 के विद्यार्थी है उन तक पहुंचाओ। जो तैयारी कर रहे हैं पुलिस पटवारी की, आपके मित्र है, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपके पास में इन्फॉर्मेशन आती रहे। बेल आइकन वाइकन दबा दो, ठीक है। ओके।